औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं बशर अली, आपका मैथमेटिक्स टीचर। बेटा आप लोग जैसा कि जानते हैं, आप लोगों का मंडे वाले दिन मैथमेटिक्स का पेपर होने जा रहा है और उसमें आपकी आसानी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज़ बेटा तैयार किए गए हैं जो पूरी बुक में से निकाले गए हैं। तो बेटा इस लेक्चर में हम ये एमसीक्यूज़ जस्ट हम पढ़ेंगे नहीं, बल्कि हम इनको सॉल्व भी करेंगे। तो बेटा आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का आइडिया भी हो जाए और कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा बेटा, हम इस लेक्चर में जस्ट एमसीक्यूज़ जो हैं वो ये वाले एमसीक्यूज़ नहीं सॉल्व करेंगे, बल्कि मैं आपको साथ-साथ ये भी बताऊँगा कि इससे रिलेटेड एमसीक्यू कैसे पूछा जा सकता है। ले जी, बेटा हम पहले एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर आपको फर्स्ट एमसीक्यू नज़र आ रहा होगा, द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड कितने होते हैं? तो मैं आपको इसमें पहले बता देता हूँ कि कौन-कौन से होते हैं। पहला मेथड अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसका नाम होता है बेटा फैक्टराइज़ेशन, ताकि ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाए। आपको याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि राइट द नेम्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा होता है जी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और तीसरा बेटा क्या होता है जी? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब यहाँ से आप काउंटिंग कर लें कि टोटल कितने मेथड बन रहे हैं। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। आगे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो मैं आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के देता हूँ, फिर उसको आप देखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही बनेगा। तो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। इसमें बेटा याद रखिएगा, अब मैं यहाँ पे दो कंडीशंस की बात करूंगा। अगर यहाँ पे मैं फर्ज करें ए की जगह पे जीरो पुट कर देता हूँ, तो ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ से खत्म हो जाएगा। बाकी क्या बच जाएगा? बी एक्स प्लस सी। अगर ये इस तरह से बी एक्स प्लस सी की इक्वल हो जाता है तो बेटा इसको आप बोलेंगे कि ये कौन सा एक्सप्रेशन हो चुका है? लीनियर। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा था? उसने पूछा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जबकि इसमें ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और आपने देखा अगर ये जीरो हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? लीनियर बन जाता है। और एक और एमसीक्यू बेटा पूछा जा सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनती है? स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो प्योर कब बनती है? तो बेटा प्योर के लिए यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो कोफिशिएंट है एक्स का, जिसको हम बी कहते हैं, कभी अगर ये जीरो हो जाए तो एक्सप्रेशन बन जाएगा ए एक्स स्क्र प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है बेटा, इसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें जस्ट क्वाड्रेटिक ऑप्शन आ रहा होता है, लीनियर वाला उसमें से पार्ट निकल चुका होता है। तो इसका आंसर अब आप देखेंगे कौन सा बनेगा? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमारा राइट आंसर होगा। तीसरा एमसीक्यू बेटा, यहाँ पे हमने इस एमसीक्यू के अंदर, तीसरे एमसीक्यू में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। अब हम ऑप्शंस की, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। थ्री पावर एक्स प्लस थ्री प्लस सिक्स, यहाँ पे चलें कोई मिस्टेक भी हो सकती है। थ्री पावर एक्स का मतलब ये है कि जब किसी कांस्टेंट के ऊपर पावर, किसी भी कांस्टेंट की पावर में अगर वेरिएबल आ जाए, याद रखिएगा, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये तो आपको डेफिनेशन अगर आती होगी तो आप उसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि बताएं जिसमें रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है? तो रेसिप्रोकल बेटा इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें अगर हम x को 1/x के साथ रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करें और वो सेम रहे, उसमें कोई फर्क ना पड़े, ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल इक्वेशन बोलते हैं। उसके बाद बेटा आती है रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल के ऊपर रेडिकल साइन आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल इक्वेशन। तो इसका बेटा राइट आंसर क्या होगा? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। आगे मूव करें बेटा। चौथा एमसीक्यू है द रूट्स ऑफ इक्वेशन सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल। यहाँ पे मैंने बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हाईलाइट किया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। अमूमन हम जब जब भी डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं जी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसका डिस्क्रिमिनेंट जब भी बेटा हम फाइंड करते हैं तो हम लिख देते हैं जी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट। हालांकि इस इक्वेशन का यही बनता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैंने इसमें ना कोएफिशिएंट्स चेंज कर दिए। तो अब इसका क्या होगा? जो ये हम बी का स्क्वायर करते हैं ना बेटा, ये हम असल में एक्स का कोएफिशिएंट लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। उसके बाद अब लिखते हैं जी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? सी माइनस फोर बी सी। ये हमारे पास बनेगा डिस्क्रिमिनेंट। अब ये तो मैंने जस्ट इक्वेशन से डिस्क्रिमिनेंट निकाला है ना। अब अगली बात डिस्कस करते हैं, रूट्स कम्प्लेक्स कब होंगे? और हमने पढ़ा हुआ है रूट्स कम्प्लेक्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जीरो से लेस आ जाए, मतलब नेगेटिव आ जाए। तो अब हमारे पास रूट्स क्या होंगे? कम्प्लेक्स। अब बाकी बातें भी डिस्कस करते हैं। इसमें पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस फोर ए बी लेस देन जीरो।
अच्छा बेटा, मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट आपको बताना था कि अगर आपके पास कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन होती है ये वाली, और आपसे पूछा जाता है कि रूट्स की नेचर क्या होगी, तो बेटा नेचर को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहली बात, अगर तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर इक्वल। दूसरी बात, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स बेटा क्या होंगे, वो इमेजिनरी हो जाते हैं। आप इमेजिनरी भी कह सकते हैं और कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ जाए और साथ साथ वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे मैं कह लूँ 5 का स्क्वायर, जैसे 6 का स्क्वायर, 36 जिसको कहते हैं, तो तब रूट्स क्या हो जाएंगे आपके पास, रैशनल। आप याद रखिएगा इन सब में, इस केस में और इस केस में जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ये इसमें इक्वल नहीं होते। इक्वल का एक ही कॉन्सेप्ट था और वो ये शुरू वाला था। और तीसरी बात, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 11, जैसे 13, तब रूट्स क्या होंगे, इरेशनल हो जाएंगे और अनइक्वल हो जाएंगे। तो इसका आंसर तो ये बन गया। अब आगे मूव करते हैं बेटा। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, 3x स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है प्लस 5x माइनस 2। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपसे कहा जाएगा बताएं जी इसमें रूट्स का सम क्या होगा। हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमें दो रूट्स का सम पता है, एक अल्फा और एक बीटा। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला बेसिकली होता है जी, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं कह दूं इसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। अब बी क्या चीज होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है उसको बी बोलते हैं। यहाँ पे बी बेटा क्या होगा, 5, ये बनेगा -5 ओवर ए। ए होता है जी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट विच इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आंसर बनेगा -5 ओवर 3। अब ये तो आंसर इसका हमने लगा लिया ये वाला। लेकिन अब एक और बात, अगर आपसे कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, तो उसका फार्मूला होता है सी ओवर ए। तो बेटा यहाँ पे सी देखिएगा क्या बनता है, -2, तो इसका आंसर होगा -2 ओवर ए इज इक्वल टू 3। तो ये इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट भी पूछा जा सकता है। आगे मूव करते हैं बेटा। क्यूब रूट्स ऑफ -1 के जजरल मुकाब क्या होंगे, क्यूब रूट्स क्या होंगे। बेटा इसमें एक पॉइंट पहले क्लियर कर लें, क्यूब रूट्स किसी के भी पूछे जाए तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। अगर आपसे कहा जाता है कि क्यूब रूट्स ऑफ 8 बताएं, क्यूब रूट ऑफ 8, तो बेटा याद रखिएगा आपने देखना है कि जिसके क्यूब रूट पूछे जा रहे हैं वो किसी का क्यूब बन सकता है। तो बिल्कुल ये 2 का क्यूब बनता है, तो इसका आंसर होगा एक 2, एक होगा 2 मेगा, एक होगा 2 मेगा स्क्वायर। चलिए मैं चेंज करके देख लेता हूँ। हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है जी 64 के क्यूब रूट्स निकालने बेटा, 64 के क्यूब रूट्स। तो बेटा आप देखेंगे 64 किसका क्यूब होता है, तो 64 4 का क्यूब होता है। तो इसके आंसर्स बेटा क्या बनेंगे, क्यूब रूट्स क्या बनेंगे, एक बनेगा 4, 4 मेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे उसने -1 के पूछे हैं, ये मैं एमसीक्यू के लिए डायरेक्टली आपको ये पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। तो -1 के क्यूब रूट्स का मतलब ये होगा कि -1 किसका क्यूब बन सकता है, -1 इज अ क्यूब ऑफ -1। तो यहाँ पे आपके पास इसकी फॉर्म कुछ ऐसे बनेगी, -1 एक रूट, दूसरा रूट -1 ओमेगा और तीसरा रूट -ओमेगा स्क्वायर। जिस जो क्यूब बनेगा उसी को तीनों के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, एक दफा ओमेगा के साथ, एक दफा ओमेगा स्क्वायर और एक दफा 1 के साथ। तो बेटे इसके जो आंसर बनने वाले हैं वो ये वाले बनने वाले हैं। इसमें एक ये मिसिंग है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस चीज को देख लीजिएगा। आगे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है जी 7वां एमसीक्यू, इसको अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। 7वें एमसीक्यू की स्टेटमेंट पढ़े पहले। तो उसकी स्टेटमेंट बेटा लिखा हुआ है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर x। अच्छा जी, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर दो बातें यहाँ पे, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल और एक होता है डायरेक्टली, ये दो तरह की प्रोपोर्शनल आपने पढ़नी। डायरेक्टली में होता है कि अगर एक चीज इंक्रीज करी तो दूसरी चीज भी क्या होगी, इंक्रीज, तो वो दोनों पैरेलल चलेंगे। एक चीज डिक्रीज करी तो दूसरी चीज भी क्या होगी, डिक्रीज, तो पैरेलल चल रहे हैं। डायरेक्टली का मतलब ये होता है। तो अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता तो हम लिखते y इज प्रोपोर्शनल टू x। अब आगे कोई भी आ जाए एज इट इज आपने इसको लिख देना, लेकिन अब क्वेश्चन में कहा गया y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 ओवर x, तो हम लिखेंगे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर x। तो इसका ऑप्शन ये वाला बनेगा। अगर ये कहा जाता है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, y इज इनवर्सली, इसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो हम उसको पता है क्या कहते हैं, हम कहते हैं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली होगा तो 1 ओवर की फॉर्म में लिखना है, कौन है जी, 1 ओवर x है। और अगले स्टेप में थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता तो ये बन जाता y इज प्रोपोर्शनल x, डिनोमिनेटर से ऊपर जाता तो ये बन जाता इस तरह से, y इज
इस तरह से फॉर्म बन जाती है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। नेक्स्ट है जी 8वां पार्ट, u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। हम इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो इसका आंसर बनेगा u इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है, उसकी प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करके वहां से आपने इक्वालिटी का साइन इंट्रोड्यूस करना है और साथ आपने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देना है, तो इसका आंसर बनेगा u इज इक्वल्स टू के वी स्क्वायर, ये आंसर आएगा। और जो 9वां एमसीक्यू है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और सॉल्व करने वाला एमसीक्यू है बेटा। इसमें आपने क्या करना है, ये a इज इक्वल्स टू बी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, a इज इक्वल्स टू b, b इज इक्वल्स टू c, तो दिस इंप्लाइज दैट कि जो a होगा u ओवर v वो k के बराबर हो जाएगा और v ओवर w जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा। अगर तीन भाई हैं a b और c, अगर a जो है वो b का ब्रदर है और b जो है वो c का ब्रदर है, तो इसका मतलब क्या होगा, अंडरस्टूड है a और c भी आपस में भाई है। सेम ये रिजल्ट यहाँ पे हमने इस तरह से यूज किया है। अगर मैं यहाँ से u की बेटा वैल्यू मालूम कर लेता हूँ तो u इज इक्वल टू क्या बनेगा, v के, और यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू मालूम कर लूँ तो v इज इक्वल टू बनेगा w के। v की वैल्यू उठाएं और बेटा यहाँ पे पुट कर दें, तो ये बनेगा u इज इक्वल टू v की जगह पे हम लिखेंगे w के, और एक के तो उसका पहले भी पड़ा हुआ है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू के का स्क्वायर आएगा, u इज इक्वल टू डब्ल्यू के का स्क्वायर, ये आंसर आएगा। बेटा आगे मूव करते हैं। ये 10वां एमसीक्यू इंतहाई आसान है, जस्ट आपने इसका एलसीएम लेना है, तो बेटा इसका एलसीएम बनेगा अल्फा बीटा। अल्फा के साथ अल्फा बीटा कैंसिल कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, बीटा, बीटा 1 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन है, अब बीटा के साथ बीटा कैंसिल हुआ तो अल्फा बचेगा, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई करके जस्ट एलसीएम आपने बेटा इसमें मालूम करना है, और एलसीएम तो आप जानते ही, आप तीसरी क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं। आगे चले बेटा, नेक्स्ट है जी 11वां एमसीक्यू, इसमें लिखा हुआ है 1 ओवर ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें उसने कहा है कि इनको क्या बोलते हैं, तो हम इसको जरा देखते हैं। ये आपके पास बनेंगे कैसे, चलें ये आपको पता होगा। ये जो हमने दोनों इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाए हैं, बेसिकली ये पार्शियल फ्रैक्शन भी कहलाते हैं और उसके कंपोनेंट्स भी कहलाते हैं, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। लेकिन आगे हम चल के देखते हैं ना तो ऑल ऑफ दीज भी लिखा हुआ है, पहला भी है दूसरा भी है, दोनों हैं, मतलब सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तो हम ऑल ऑफ दीज को प्रेफर करेंगे। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट देख लें जरा। लिखा हुआ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ, अच्छा दो बातें यहाँ पे, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। पहले मैं बात करता हूँ प्रॉपर की। प्रॉपर का मतलब ये होता है कि अगर कुछ फ्रैक्शन में लिखा हुआ है ऊपर डिग्री जो है वो लेस है और नीचे डिग्री जो है वो ग्रेटर है, याद रखिएगा मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ। अगर कहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इस पूरी इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर कितनी आ रही है, 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर डिग्री कम है, नीचे वाले की डिग्री ज्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ऊपर डिग्री और नीचे डिग्री इक्वल आ जाती है तो इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और अगर ऊपर डिग्री ग्रेटर आ जाती है और नीचे डिग्री जो है वो लेस आ जाती है तो तब भी इसको क्या बोलेंगे, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वाले को, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कहते हैं नीचे वाले को। अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री के बराबर आ जाए या ऊपर वाले की ज्यादा हो जाए तो ऐसे फ्रैक्शन को बेटा क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तुम्हारा आंसर, राइट आंसर बेटा क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद आगे मूव करते हैं। यहाँ पे इस 13वें एमसीक्यू में दो बातें हमने बेटा डिस्कस करनी है, मैं दोनों एग्जांपल से ये डिस्कस करूंगा। a इज इक्वल्स टू 1 2 और b इज इक्वल्स टू, मैं खुद से कंसीडर कर रहा हूँ 1 2 और 3। गौर से बात देखिएगा यहाँ पे, a इज अ सबसेट ऑफ b, a इज अ सबसेट ऑफ b, बिल्कुल यही बात मैंने भी लिखी है। a में कम एलिमेंट है, b में ज्यादा है, और b में से ही वो निकाले गए हैं। अब मैं अगर इसका a यूनियन b निकालूं तो मुझे a यूनियन b डायरेक्टली बेटा लिखूंगा, इसके अंदर 1 2 है, इसके अंदर 1 2 3 है, तो आंसर आएगा यूनियन में चूंकि सारे लिखे जाते हैं 1 2 और 3। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, कब, जब ए छोटा हो और बी बड़ा सेट हो, ए सब सेट हो बी सुपर सेट हो, तो फिर उसके यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे, तो बेटा 3 एलिमेंट आ रहे हैं, और ये सारे के सारे बेटे के बेसिकली किसके एलिमेंट आ रहे हैं, ये बी के एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसका आंसर होगा एन ऑफ बी। ये तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा। ले बेटा इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, कोई मुश्किल बात है ही नहीं आपके लिए, आप चूंकि इतना कुछ तो जानते ही हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, तो 1 2 कॉमन आ रहा है। अब ये जो 1 और 2 आया है बेसिकली ये कौन से सेट के एलिमेंट्स बने हैं, ये सारे के सारे ए के एलिमेंट, छोटे सेट के एलिमेंट बने, तो तब उसका आंसर क्या होता है, एन ऑफ ए। ये चूंकि आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है इसलिए फिर ये मैंने वहां से ही निकाला है। अच्छा जी, उसके बाद 14 एमसीक्यू, इसको डिस्कस करने के लिए मैं ना एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ।
ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। बेटा यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं कि एक्स की वैल्यूज यहाँ पे नेगेटिव होती हैं, नीचे की तरफ वाई की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, और यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, जीरो। जैसे जैसे राइट पे जाना है एक्स पॉजिटिव होते जाना है, जैसे जैसे ऊपर जाना है वाई पॉजिटिव होते चले जाना है, मतलब बढ़ते चले जाना है। अगर मैं पहले क्वाड्रेंट की बात करूं तो ये सारे का सारा रीजन जो आ रहा है ना, ये सारे का सारा रीजन, ये पहला क्वाड्रेंट है। और अगर ये पहला क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव, कॉमा वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स भी नेगेटिव आ रहा है क्योंकि लेफ्ट साइड पे है, ये वाली सारी बाउंड्री नेगेटिव की आ रही है, और वाई इसमें क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट बेटा याद रखिएगा, एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव। नीचे चले जाएं, ये बेटा है जी थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड आ रही है एक्स की, और एक्स इस साइड पे क्या होता है, नेगेटिव, और नीचे जा रहे हैं तो नीचे वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। चलें जी चौथे क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, और चौथे क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यूज क्या आ रही है, पॉजिटिव, और नीचे है चूंकि हम, तो वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, नेगेटिव होगी। अब बेटा हमने अपने क्वेश्चन की तरफ जाना है। पॉइंट -14 लाइज इन क्वाड्रेंट, एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। यकीनन ये बात आपको समझ आई होगी। आगे चलते हैं बेटा। अब 15वें एमसीक्यू में टोटल दो बातें मैंने आपको डिस्कस करनी है। पहली बात ये है कि अगर आपके पास एक सेट ए है, ये यहाँ पे ना क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक भी है बेटा, इसको भी साथ साथ देख लीजिएगा कि सेट ए के अंदर एलिमेंट और बी के अंदर एलिमेंट, मैंने यहाँ पे ना गलती से ए के एलिमेंट्स जो है वो रिमूव हो चुके हैं, बी के एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं, ए के एलिमेंट 3 है और बी के एलिमेंट जो है वो 2 है। तो अगर ए के एलिमेंट 3 हो और बी के एलिमेंट 2 हों तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो उनके एलिमेंट्स को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 2 6 बनेगा, तो इसका आंसर होना था 6। लेकिन ये क्वेश्चन ना किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूछा था, अब मैं वो आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इसमें ए क्रॉस बी के बाइनरी रिलेशंस कितने बनेंगे, असल में ये क्वेश्चन था, उसके मुताबिक ऑप्शंस लिखे हुए हैं। तो अगर मैं इनके बाइनरी रिलेशंस की बात करूंगा तो इसके बाइनरी रिलेशन बनेंगे 2 पावर 2 की पावर में दोनों का प्रोडक्ट कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका आंसर आना है 2 पावर 6। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, इसलिए जरा बेटा इसको देख लीजिएगा। इसका आंसर दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर सिर्फ वो पूछता है कि ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट होंगे, तो बेटा वो है 6 एलिमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर वो पूछता है कि बाइनरी रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो फिर उन दोनों को जो मल्टीप्लाई किया था 2 की पावर में रख दें, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मैं इसको आप बताता हूँ, अगर ए के अंदर एलिमेंट आ जाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये कंफ्यूजन आपकी दूर कर दूं, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ये आ जाते हैं 4। आपसे पूछा जाएगा बताएं बेटा कि ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 12। लेकिन अगर ये पूछा जा सकता है कि उसके जो बाइनरी रिलेशंस बनेंगे उनकी तादाद कितनी होगी, तो 2 पावर 12 आएगा। आगे चलते हैं। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अरिथमेटिक मीन। अब इसका आंसर आपने बेटा देना है। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर आपके पास जो आपने ऑब्जर्वेशन से डेविएशन आपने मालूम की थी, उनका स्क्वायर रूट ले लिया जाए एक्स आई माइनस एक्स, और इस तरह से नीचे एक फार्मूला, तो वो उसका क्या बनता है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर उसके ऊपर स्क्वायर रूट ना हो तो फिर उसको क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। ये छठे चैप्टर के दो एमसीक्यूज आपने देख लेना, ये दोनों ही पूछे जा सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट वाली होती है और वेरिएंस स्क्वायर रूट के अलावा होती है। आगे मूव करते हैं जी। हाँ जी, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है हिस्टोग्राम, तो बेटा हिस्टोग्राम की ना मैं थोड़ी सी डायग्राम आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह की डायग्राम, कुछ इस तरह की डायग्राम, कुछ इस तरह की, तो ये सारी की सारी बेसिकली क्या बन रही है बेटा, ये रेक्टेंगल्स ही तो बन रही हैं। तो तमाम रेक्टेंगल्स को अगर आपस में अरेंज कर दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं जी, हिस्टोग्राम। तो ये क्या होता है जी, मजमुआ होता है तमाम रेक्टेंगल्स का। आगे बेटा 18 एमसीक्यू है, विच एंगल इज क्वाड्रेंटल एंगल। बेटा क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है, वो एंगल जो किसी क्वाड्रेंट की बाउंड्री के ऊपर लाई करता है, किसी क्वाड्रेंट की बाउंड्री के ऊपर लाई करता है। पहले 45 डिग्री है, तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, क्वाड्रेंट की 4 बाउंड्रीज हैं, इनमें किसी के ऊपर भी नहीं आ रहा, ये नहीं होगा। 60 डिग्री, 60 डिग्री जो है वो पहले क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, लेकिन ये किसी क्वाड्रेंट की बाउंड्री के ऊपर नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद 120 डिग्री, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, लेकिन वो 90 के बाद आ रहा है, बाउंड्री के ऊपर नहीं आ रहा है। 270 डिग्री, अगर यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे 90 हो, यहाँ पे 180 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 270 डिग्री। तो इसका मतलब क्वाड्रेंट के बाउंड्री के ऊपर आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 270 डिग्री। आगे मूव करते बेटा। इसका 19 एमसीक्यू है, सेकेंड भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव। बाकी सारी बातें छोड़ दें, हम कुछ चीजें पहले डिस्कस करेंगे, फिर ये एमसीक्यू हमारा क्लियर हो जाएगा। ये मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट।
और हम जानते हैं कि यहाँ पे तमाम फंक्शन पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है और साइन जहाँ पे पॉजिटिव उसका उल्टा कोसेकेंट भी पॉजिटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और जहाँ पे tan पॉजिटिव है उसका उल्टा कॉट भी डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। और चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है जी, cos पॉजिटिव होता है और जहाँ पे cos पॉजिटिव उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, जिसको सीकेंट बोलते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सीकेंट इज नेगेटिव। अब हम देखेंगे सीकेंट, सीकेंट से मुराद है कि आप cos को कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। cos नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो cos क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे tan पॉजिटिव है तो cos क्या होगा, नेगेटिव। चलिए दूसरी बात को भी इसके साथ रिलेट करना, दोनों इकट्ठे कहाँ पे आते हैं, साइन इज नेगेटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन क्या होता है, नेगेटिव। क्यों साइन नेगेटिव, क्योंकि कॉज यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। और यहाँ पे भी साइन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे tan पॉजिटिव है। जो जहाँ पे पॉजिटिव होगा ना उसके अलावा बाकी सारे वहां पे क्या होंगे, नेगेटिव। अब ये दोनों आंसर कौन से क्वाड्रेंट में इकट्ठे हो गए, तीसरे क्वाड्रेंट में। तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। आगे चलते हैं जी, लेंथ ऑफ डायमीटर। पहले तो सर्कल की बात करते हैं ना कि सर्कल क्या चीज होती है। सर्कल हमारे पास क्या होता है, एक सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, ये सारे के सारे जो है ना बेटा ये पॉइंट्स होते हैं इस तरह के बाउंड्री के, और इन तमाम पॉइंट्स का एक फिक्स पॉइंट के साथ अगर फासला बराबर है फिर आप बोलेंगे कि ये सर्कल है। चलिए सर्कल का पता चल गया। अब डायमीटर की बात करते हैं। डायमीटर एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के बिल्कुल सेंटर में से पास करता है, तो ये डायमीटर है। ये वाला क्या है, डायमीटर। अगर सेंटर से बाउंड्री तक की बात की जाए तो उसको रेडियस बोलते हैं। अगर मैं डायमीटर और रेडियस का आपस में कंपैरिजन करूं तो ये यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस, ये यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस, दोनों रेडियस मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, डायमीटर। तो आप ये कह सकते हैं कि d इज इक्वल टू आर प्लस आर। चलिए एक लाइन और लिख लें, d इज इक्वल टू 2r। रेडियस को 2 टाइम करेंगे तो क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। इसका 2 टाइम आंसर आएगा। आगे चलते हैं बेटा, एक डायग्राम हमें गिवन है, ए डी बी, ए डी और बी। ये क्या होती है, जो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करे लेकिन सेंटर से पास ना करे, उसको बोलते हैं बेटा हम कॉर्ड। अच्छा यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर करते हैं। आर्क, आर्क एक ऐसी कर्व सर्कल के सर्कमफ्रेंस का एक हिस्सा होता है। ये बाउंड्री को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। आर्क का मतलब होगा सर्कल के पूरे सर्कमफ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट जो होता है, जो कि ये मैंने रेड से कर दिया कर्व की सूरत में, इसको हम बोलते हैं आर्क। उसके बाद है सीकेंट। सीकेंट क्या होता है, एक ऐसा लाइन, एक ऐसी लाइन, लाइन सेगमेंट लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर दे, ये लाइन सेगमेंट, ये हमारे पास क्या होगा, सीकेंट। ठीक हो गया। उसके बाद कॉर्ड मैंने आपको बता दिया। डायमीटर क्या होता है वो पिछले क्वेश्चन में देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, उसने पूछा है एडीबी क्या होगा, यहाँ पे एक कॉर्ड होगी बेटा। आगे चलते हैं, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। तो इसकी पहले डायग्राम बेटा डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी डायग्राम क्या बनेगी। इसकी डायग्राम हमारे पास बनेगी कुछ इस तरह से। अगर सेमी सर्कल की बात की जाए तो बेटा मैं पता नहीं सेमी सर्कल क्या होता है। ये आपके पास एक मैंने डायमीटर ड्रॉ कर दिया और ये ऊपर से यहाँ तक एक सर्कल, ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट रखें और उस पॉइंट को उस डायमीटर के एंड पॉइंट्स के साथ ज्वाइन कर दें, इधर भी ज्वाइन कर दें और इधर भी ज्वाइन कर दें, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो दोनों जो कॉर्ड्स बनेंगे डायमीटर के ऊपर जो बनती है उनका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो वो एंगल जो सेमी सर्कल के ऊपर, सेमी सर्कल के अंदर बनाया जाता है वो 90 डिग्री होता है। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, इसका 23 एमसीक्यू है। पेयर ऑफ कॉर्ड्स, पेयर ऑफ कॉर्ड्स पहले तो पता नहीं चाहिए पेयर ऑफ कॉर्ड्स क्या होती है। ये बेटा नहीं, सर्कल नहीं सही बना, दोबारा बनाते हैं। बना तो अब भी नहीं है, बहरहाल चलें गुजारा कर लेते हैं। एक कॉर्ड ये और एक कॉर्ड ये, अगर ये दोनों कॉर्ड बराबर हैं, चलें ये कहते हैं कि इस कॉर्ड का सेंट्रल एंगल, इस कॉर्ड का भी सेंट्रल एंगल, इस कॉर्ड का भी सेंट्रल एंगल, अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है तो फिर ये कॉर्ड्स भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। अंडरस्टूड है। अगर दो कॉर्ड्स अगर आपस में एंगल बराबर बना रही हैं, पेयर ऑफ कॉर्ड्स ऑफ सेंट्रल सबटेंडेड टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, अगर उनके एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कहते हैं इक्वल को, बराबर को, यकसा, तो फिर वो कॉर्ड्स भी आपस में क्या होंगी, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर वो कॉर्ड इस तरह से कर ले, ये कॉर्ड बिल्कुल छोटी सी है और ये कॉर्ड बिल्कुल बड़ी है, इस कॉर्ड का एंगल जो होगा वो ज्यादा होगा और इस कॉर्ड का एंगल छोटा होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर एंगल बराबर नहीं तो कॉर्ड्स की लेंथ भी बराबर नहीं होगी। टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर, अच्छा जी, दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ करने हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सर्कुलर शेप है, मैं इसकी बाउंड्री से यहाँ तक और ये वाला, मैंने ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं बाहर के एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर। तो ये दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होंगे। अगर एक सर्कल के ऊपर बाहर के किसी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद आगे मूव करते हैं।
उसके बाद हमारे पास है जी आखिरी एमसीक्यू, सर्कल हैज ओनली, ये हमारे पास अगर एक सर्कुलर शेप है तो ये सर्कल के ऊपर एक सर्कमफेरेंस है, इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक कोई भी चीज नहीं आ रही। अच्छा जी, उसके बाद ये मैंने एक कॉर्ड ड्रा कर दी, एक ये कॉर्ड ड्रा कर दी, एक ये कॉर्ड, तो कॉर्ड भी इसमें एक नहीं बहुत सारी हो सकती है। डायमीटर की बात करते हैं, ये इसका डायमीटर है, मैं इस तरह का और भी डायमीटर ड्रॉ कर सकता हूँ, तो बहुत सारे डायमीटर्स, लेकिन ये जो इसका फिक्स पॉइंट है ये एक ही रहता है। तो इसका मतलब सर्कल का सेंटर एक ही होता है, उसका खत खाते एक नहीं होता, कॉर्ड एक नहीं हो सकती, डायमीटर एक नहीं हो सकता, बल्कि सेंटर उसका एक होता है। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स को ये अच्छे से समझ आया होगा मेरा बेटा। इसमें फिर भी कोई चीज़ आपको डिस्कस करने के लिए हो, आपके पास कमेंट सेक्शन मौजूद है, आप वहाँ पे जाके लाजमी अपना क्वेश्चन पूछें, आपको फौरन रिस्पॉन्स किया जाएगा। अच्छे से तैयारी करें, मेरी ढेर सारी नेक तमन्नाएं दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करेगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।